हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। इस समय हम लोग एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर का अध्ययन चल रहा है। ज्योग्राफी में आज हम लोग थर्ड चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है खनिज और शक्ति संसाधन। ध्यान रहे कि ये नई वाली एनसीईआरटी में इस चैप्टर का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी का चैप्टर है इसलिए हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। खनिज और शक्ति के संसाधन में सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ से। ये सब तो बातें ऐसे दी गई हैं यहाँ से। प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संघटक हो वह एक खनिज है। सभी खनिज स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं होते। मतलब खनिज क्या होता है? जिसका एक निश्चित रासायनिक संघटक हो। वे ये खनिज कहाँ पाए जा रहे हैं? किसी विशेष क्षेत्र में या शैल समूहों में संकेंद्रित हैं। कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से अभिगम्य नहीं है, जैसे आर्कटिक महासागर, संशस्त और अंटार्कटिका। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित है। कहने का तात्पर्य है कि ये किस तरह से कहाँ पाया जा रहा है उसके बारे में दिया है ना। किसी मानवीय हस्तक्षेप के कारण किसी बिना मानवीय हस्तक्षेप के कारण प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। वे अपने भौतिक गुण जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। तो जो ये पाए जाते हैं खनिज, इन किस आधार पर पहचाने जाते हैं कि ये खनिज है कि नहीं है, उनकी ये पहचानने का तरीका दिया गया है कि किस प्रकार से पहचाने जाते हैं। इस यहाँ एक दिया है, क्या आप जानते हैं आपके भोजन में नमक और आपकी पेंसिल में ग्रेफाइट भी क्या है? खनिज है। मतलब जो नमक और पेंसिल में जो ग्रेफाइट पाया जाता है वो भी कहीं ना कहीं खनिज है। अब देखते हैं खनिजों के प्रकार। यहाँ पे देखेंगे जो खनिज के प्रकार बताया गया है वो पृथ्वी पर 3000 से अधिक विभिन्न खनिज हैं। मतलब खनिज की संख्या देखा जाए तो बहुत है, और जिसकी संरचना के आधार पर खनिज को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक अर्थात दो भागों में वर्णित किया गया है। पहला धात्विक है, दूसरा अधात्विक। धात्विक में धातुओं में जैसे लोह, अलौह होता है। अभी इसका डिफिनेशन नीचे देखेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि शैल क्या होता है। शैल खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का एक समूह होता है। आगे चलते हैं। अब देखेंगे धात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या होता है? खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। मतलब जो धातु मिलती है किस प्रकार से मिलती है? कच्चे रूप से मिलती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती है, जिनमें द्युति या चमक की विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज अयस्क इनके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। और धात्विक खनिजों में जो धातुओं में होता है क्या होता है? लौह, अलौह हो सकता है। लौह खनिजों में जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज, क्रोमाइट लोहा होता है। अलौह खनिजों में लोहा नहीं आता, किंतु कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, ये सब अलौह धातु के उदाहरण है। तांबा, सीसा। तो धात्विक में ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं अधात्विक। अधात्विक खनिज कौन होते हैं? जो धातु में नहीं आती। इनमें क्या होता है? चूना, पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इनके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। खनिजों को खनन, प्रवेधन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। उसको दिखाया गया है कि खनिजों को किस प्रकार से उनका निष्कर्षण किया जाता है, किस प्रकार से। तो दिया है खनन के आधार पे, प्रवेधन और आखनन। खनन में विवृत और कुपकी खनन। ये कह रहा है कि जो खनिज हम प्राप्त कर रहे हैं तो हमें खनिज कहाँ से मिलता है इसकी बात नहीं कर रहा है। खनिज हमें मिलता कैसे है, उनको कैसी खुदाई की जाती है
उस आधार पे बताया है कि खनन पहले खनने के आधार पे, वेधन के आधार पे, आखनन के आधार पे। तब छोटा सा शॉर्टकट में डिटेल में नहीं, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इसको कैसे करते हैं। खनन कैसे होता है, तो पृथ्वी के अंदर की दबी शैलों को, खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। जो शैल जमीन के अंदर दबे हैं उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं। मतलब क्या होता है, खनिज कहाँ पाया जाता है, नीचे पाया जाता है, तो उन्हें क्या किया जाता है, उनकी जो ऊपर की परत है उन्हें हटा करके निकाला जाता है। इसे विवृत खनन कहते हैं। विवृत मतलब जैसे नीचे की ओर इस तरह से खनने की प्रक्रिया होती है। गहन वेधन, जिन्हें कूप कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिजों निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं। इसे कूपी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम, और यहाँ पे देखिए दिखाया है कि किस प्रकार से टरबाइन के जरिए जुड़ा हुआ है और ये निकाल रहे हैं खनिज। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, जिसे प्रवेधन कहते हैं। ये यहाँ पे दिया है, शैल को देखकर बता सकते हैं कि इसमें तांबा है, क्योंकि तब शैल का रंग नीला होता है। आगे देखते हैं खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं, कुछ कायांतरिक शैलों में, जबकि अन्य अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। ये दिया है धात्विक खनिज, आग्नेय, कायांतरित शैल। देखिए जो शैल होती हैं, जो चट्टानें होती हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कौन से, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताया है कि देखिए जो धात्विक खनिज होती हैं वो मुख्य रूप से आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों, जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है, में पाए जाते हैं। मतलब किसमें, आग्नेय और कायांतरित शैलें, मतलब जो टूट के बनी होती हैं उनमें पाए जाते हैं। क्षेत्र इसका बता रहा है, उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, और ऑटेरियो कनाडा में तांबा, तो वहीं निकेल के निक्षेपण। दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल और क्रोमाइट पाए जाते हैं। मतलब ये कुछ क्षेत्र बता रहा है, इसको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। यहाँ पे मुख्य रूप से ये ध्यान देना कि कौन सी चीज़ें, कौन सी धातु किस क्षेत्र में पाई जाती है ना। जैसे फ्रांस में क्या है, चूना पत्थर किया जाता है। जॉर्जिया और यूक्रेन में मैग्नीज, अल्जीरिया के में भी कुछ पाए जाते हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये मैप दिया है, इसमें क्या समझाया है, पहले यहाँ पे इसको देखिए कि इसमें ये दिया है कि लोहा को किस प्रकार से इंगित करेगा, तांबा को किस प्रकार से, और बॉक्साइट से। अब इसको देखेंगे यहाँ पर, जैसे ये देखिए दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र है, तो आप देख सकते हैं कि बॉक्साइट कहाँ पाया जा रहा है, और लोहा कहाँ पाया जा रहा है, और तांबा कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो यहाँ सबसे लोहा की ही मात्रा है। अगर भारत की बात करें तो भारत में देखेंगे तो लोहा और लोहे के साथ जो है यहाँ पे बॉक्साइट का भी क्षेत्र दिखाया गया है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में दिखाया गया है ना। ये हो गया एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, और ये नीचे ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं, अब इस शॉर्टकट में देखेंगे एशिया के बारे में क्या बता रहा है। इसमें बता रहा है कि चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है, जिसमें चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादकों में से है न। चीन सीसा, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी क्षेत्र पाए जाते हैं। यहाँ एक पॉइंट दिया है कि स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। स्विट्जरलैंड ऐसा है। अब यहाँ पे देखें, अगर एशिया के बाद यूरोप को देखें तो यूरोप में लौह अयस्क का अग्रणी क्षेत्र है। अब ये देखें यहाँ पे, ये यूरोप हो गया,
ये एशिया का क्षेत्र ये रहेगा, ये यूरोप का रहेगा। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि यहाँ पर तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, निकेल जैसे खनिज पाए जाते हैं जो पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। अगर उत्तरी अमेरिका की बात करें, मतलब ऊपर वाले भाग में, तो उत्तरी अमेरिका के खनिज में 3 क्षेत्र मुख्य रूप से हैं। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अप्लेशियन प्रदेश, पश्चिम की पर्वतीय श्रृंखलाएं और लौह अयस्क, निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबे का खनन कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अप्लेशियन प्रदेश में होता है। यहाँ पे भी दिखाया गया है कि कोयला कहाँ पाया जा रहा है और खनिज कहाँ पाया जा रहा है। जैसे अफ्रीका में देखिए कोयले का क्षेत्र है ये, तो वहीं पे कौन से खनिज के भी क्षेत्र हैं। तो ये चीज़ें इसमें दिखाया गया है। अब चलते हैं दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में अगर बात करें तो ब्राज़ील में विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली, पेरू तांबे के अग्रणी राज्य हैं। तो तांबे का सबसे अग्रणी राज्य कौन है? चिली और पेरू हैं। ब्राज़ील और बोलिविया विश्व में टिन के लिए जाने जाते हैं। वहीं दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनियम पाए जाते हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया में पाया जाता है। ये खनिज तेलों के लिए बताया गया है। इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे और इसका नोट्स बना लेंगे। अफ्रीका में अगर बात करें खनिज तेलों के लिए, तो अफ्रीका में खनिज संसाधन में बिल्कुल कमी नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो हीरा, सोना, प्लेटिनियम विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? अफ्रीका है। वहीं दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व में सोने का एक बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला में पाया जाता है। अगर हम बात करें अब ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया में सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन, निकेल का अग्रणी उत्पादक है। यह तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज में भी बहुत बड़ा उत्पादक है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुरली और कूलगार्डी क्षेत्रों में सोने के बड़े क्षेत्र पाए जाते हैं। हाँ, वही अंटार्कटिका में बात करें, अंटार्कटिका में यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों में खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभव विशाल के लिए यहाँ पर क्या देखा जाए, यहाँ से देखते हैं। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे की महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ पे अंटार्कटिका में कहीं ना कहीं यहाँ पे किसके लिए अक्सर प्रसिद्ध है? कोयले के लिए और लोहे के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क, सोना, चांदी, तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में उपलब्ध है। अब देखेंगे खनिजों का उपयोग। तो खनिज का उपयोग की बात करेंगे तो इसका उपयोग कई दृष्टि से उद्योगों में होता है। रत्न बनाने के लिए खनिज का प्रयोग होता है। आभूषण के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकॉन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। तो ये सब क्या है? धातुओं का देखिए जितनी धातुआं हैं और सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जा रही हैं, किस क्षेत्र में पाई जा रही हैं, उसके बारे में यहाँ बता रहा है। अब इनका संरक्षण भी किया जा सकता है कि इनका संरक्षण कैसे किया जाता है उसको देख लेते हैं। खनिजों का संरक्षण किया जा सकता है। खनिज का संरक्षण कैसे करेंगे? यहाँ से देखते हैं। खनिज अनवीनीकरण संसाधन है। मतलब खनिज ऐसा नहीं है कि उसे हम उपयोग करके फिर से उसका जो है
एक नए रूप में प्राप्त कर सकेंगे। तो खनिज कैसा अनवीनीकरण संसाधन है। खनिजों के निर्माण और संचय में हजारों वर्ष लगते हैं। मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। जितना उपयोग किया जा रहा है मानव के द्वारा, उससे जिस स्पीड में उपयोग कर रहे हैं उससे उसकी अपेक्षा जो इसके निर्माण की प्रक्रिया है जो बहुत ही धीमी है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो आवश्यकताओं की पूर्ति में कमी आएगी। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। मतलब जो खनन की प्रक्रिया है, बर्बादी को घटाना बहुत ही आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अब खनिज के बाद आ गया शक्ति संसाधन। आइए इसको देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। इसमें देखेंगे, इसमें एक तरह से जो शक्ति के साधन है उसके बारे में बताया है। यहाँ से देखते हैं। शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार, प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया गया है। मतलब जो ऊर्जा के संसाधन हैं उन्हें परंपरागत और गैर परंपरागत भागों में बांटा गया है। आइए इनको देखते हैं। सबसे पहले है परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे हैं जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्मी ईंधन परंपरागत ऊर्जा के दो मुख्य स्रोत हैं। अब ईंधन क्या होता है? इसका प्रयोग पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से होता है। हमारे देश में ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से ही प्राप्त होती है। इसको देखते हैं। पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते हैं, तप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस परंपरागत ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडारण सीमित हैं। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है उसके निर्माण की दर में कहीं अधिक है। मतलब प्रयोग ज़्यादा हो रहा है, जितना प्रयोग हो रहा है उतना निर्माण नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ एक डायग्राम ये देख लेते हैं। इसमें ये दिखा रहा है कि खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। तो इसका क्या दे रहा है? खनिज तेल ये लाभ है, ये हानि है, ये लाभ है। खनिज तेल के लाभ और हानि क्या है? आसानी से परिवहनीय है। मतलब जो होता है खनिज तेल क्या, इसका लाभ क्या है कि इसको आसानी से कहीं भी ले जा सकता है। पेट्रो रसायन का उद्योग आधार होता है। हानि क्या है? तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय होता है। बिल्कुल। और नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं है। कोई भी नया ईंधन आप प्रयोग कर रहे हैं तो इतना आसान नहीं होता है। प्राकृतिक गैस का लाभ क्या है? आसानी से परिवहनीय है, पाइपलाइन के द्वारा ले जाया जा सकता है। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है जो है प्राकृतिक गैस। सही बात है। हाँ, तेल से सस्ता है, तेल से सस्ता प्राकृतिक गैस है। अब अगला है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। अब देखिए इसमें दो भागों में बांटा है। जो परंपरा, एक ईंधन है और दूसरा कोयला है। तो ईंधन का लाभ क्या है उसको दिखा रहा है और हानि क्या है। लाभ क्या है? सुप्राप्य, यह मिल सकता है। हाँ, बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन हानि भी यहाँ पे दिया है ना, प्रदूषण फैलाना। इसको देख लेंगे। फिर कोयले के लाभ का विस्तृत रूप से उपलब्ध है, बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है और इसका रूपांतरण के लिए उपयुक्त है। लेकिन हानि क्या है? प्रदूषण का स्रोत है। अब परिवहन में कोयला चूँकि बहुत भारी होता है तो कोयले को ले जाने में दिक्कत होती है। जल विद्युत से इसमें भी कुछ हानि दिया है। इससे क्या हो? जल विद्युत क्या होता है? जल से विद्युत बनाना सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदूषण मुक्त रहता है, सिंचाई और मत्स्य को बढ़ावा देता है और सस्ता भी होता है।
मत्स्य मतलब मत्स्य पालन जो समझ सकते हैं। जल विद्युत की हानियाँ क्या है? स्थानीय समुदाय का विस्थापन, निम्न क्षेत्रों का जल प्लावन और स्थापित करने का खर्चीला। जल विद्युत बैठाने में बहुत खर्च की आवश्यकता होती है। अब यहाँ देखिए दिखा रहा है किस प्रकार से ईंधन लेके जा रही है महिला। अब चलते हैं जीवाश्म ईंधन हो गया। जीवाश्म ईंधन क्या हो गया? जो दब कर तैयार होते हैं। अब अगला टॉपिक कोयला। यह बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका प्रयोग घरेलू ईंधन, उद्योग, लोहा इस्पात, वाष्प इंजन और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों से दबने से बना है। कोयला इसीलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। कोयले को काला ब्लैक डायमंड, काले हीरे के नाम से भी जाना जाता है। अब ये देखिए एक तरह से एनटीपीसी वाला कोयले का क्षेत्र उसको दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में कोयला अग्रणी उत्पादक देश में सबसे ज़्यादा कौन है? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में मुख्य रूप से है। ये कोयले का है। अब चलते हैं पेट्रोलियम की ओर। पेट्रोलियम को पढ़ने से पहले यहाँ देखेंगे दिया है पेट्रोलियम शब्द लैटिन भाषा के शब्दों से पेट्रा से बना है। पेट्रा अर्थ है इसका शैल, ओलियम अर्थ तेल से लिया गया है, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ शैल तेल है। पेट्रोलियम, पेट्रोल जिससे यहाँ पे एक तरह से भूमिका दिया है पेट्रोल के बारे में, यहाँ से देखते हैं। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इनका वेधन अपतटीय तटीय क्षेत्रों में तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला में भेजा जाता है। मतलब ये पेट्रोल बनाने की प्रक्रिया को कहा जा गया है कि कैसे प्रकार से बनता है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना कहा जाता है जो भी बचता है। तो यहाँ पे पूरा ये दिया गया है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान होता है। पेट्रोल के मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब और कतर है। ये मुख्य देश है, याद रखना है। अन्य मुख्य उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुला और अल्जीरिया है। भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम का डिगबोई, मुंबई के बॉम्बे हाई, कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टा में है। ये पेट्रोलियम के बारे में बताया गया है। अब आगे चलते हैं, प्राकृतिक गैस के बारे में देखते हैं। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है, मतलब एक साथ ही उसी समय बनाई जाती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है और इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी, डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। कुछ क्षेत्र था, विश्व के बहुत ही कम देशों में यह पाया जाता है। बस आगे बढ़ते हैं, जल विद्युत के बारे में देखते हैं। जल विद्युत बांधों में वर्षा का जल नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। मतलब जो बारिश का पानी होता है उन्हें क्या किया जाता है, जब नदियों में बहता है तो बांध बना के यहाँ पे पूरा इकट्ठा कर लिया जाता है और इकट्ठा करने के बाद बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। टरबाइन के ऊपर गिरता है, घूमते हुए जनरेटर से विद्युत के लिए घुमाया जाता है। तो दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से जल से विद्युत बनाया जाता है ना। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश
पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ये दिखाया है। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश पहला नॉर्वे था, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे दिखाया है कि यहाँ पे देखिए नदी है, सीधा नदी बह रही है, फिर यहाँ पे सीधा एक बांध बनाया गया है। बांध बनाने के बाद क्या किया है कि बांध बनाने के बाद इसमें यहाँ पे देखिए ये टरबाइन बना दिया गया है। टरबाइन बनाने के बाद जब यहाँ से पाइप को पानी से छोड़ा जाएगा तो इसको इस तरह से फिट किया रहता है कि इसमें ये पड़ता है और टरबाइन के जरिए जनरेटर घूमेगा और पानी फिर ये नीचे बह जाएगा और उसी के द्वारा फिर ये विद्युत का निर्माण होता है। इसको आप देखे होंगे, जानते होंगे। अब चलते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जीवाश्म ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इसका उपयोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा जो कि नवीनीकरणीय हैं के उपयोग की आवश्यकता है। इसके उपयोग से क्या होगा कि जो हमारी और ऊर्जा के स्रोत है वो बचे रहेंगे और साथ में यह जो है नवीनीकरणीय है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा दिनों तक प्रयोग करने से कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। आगे लिख रहा है इसमें, विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। अब आते हैं सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा तो क्या होती है, ये तो घर घर अक्सर देखने को मिल जाता है। तो सौर ऊर्जा के बारे में, सौर ऊर्जा सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश जो हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जाती है, सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सोलर विद्युत के द्वारा उत्पन्न करके बनाया जाता है। इनमें क्या होता है, सेलों को सौर पैनलों व तापमान प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी है। यह बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा का उपयोग सौर तापक, सौर कूलर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने के लिए किया जाता है। अब ये सौर ऊर्जा का क्षेत्र है, यहाँ पे दिया है, इसको डायग्राम आइए देखते हैं। पहले दिया है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के लाभ क्या हैं और हानि क्या है। पवन ऊर्जा क्या प्रदूषण मुक्त रहती है, पहली बात। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत होती है, अगर एक बार ये हो गया तो, और सुरक्षित और साफ रहता है। और उसके बाद हानि क्या है, कहीं ना कहीं पवन ऊर्जा का ये हानि में दिया है ध्वनि प्रदूषण। पवन चक्कियों को स्थापित करना थोड़ा महंगा पड़ जाता है और पक्षियों के लिए भी ये हानिकारक होता है। ये पवन ऊर्जा। अब आगे देखते हैं यहाँ पर सौर ऊर्जा के लाभ और हानि। ये क्या है, प्रदूषण मुक्त होती है, तो इसका कहीं ना कहीं इसका हानि क्या है, खर्चीला बहुत ज़्यादा है। ज्वारी ऊर्जा का देखा जाए, ये प्रदूषण मुक्त है, तो इसकी हानि क्या है, यह वन्य जीव आवास को नष्ट कर रहा है। ज्वार से जो बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं वन्य जीव को नुकसान पहुँचेगा। अगला देखते हैं परमाणु ऊर्जा के लाभ और बायोगैस के लाभ और हानि। यह क्या होता है, लाभ क्या है, बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन करता है। परमाणु ऊर्जा सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करता है। हानि क्या है, रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करता है, साथ में खर्चीला भी है। बायोगैस का क्या है, इसमें पहली बार लागत कम है, उपयोगी में आसानी है, लेकिन हानि क्या है, हरित गृह प्रभाव को कारण है इसका। आगे बढ़ते हैं, पवन ऊर्जा के बारे में यहाँ दिया है। देखिए पवन ऊर्जा को किस प्रकार से देखते हैं। ये पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है, मतलब पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला रहे। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं। मतलब जैसे होता है, मान लीजिए ये तो हर पेज में दिया है कि ये पवन चक्की यहाँ से इसको घुमाएगा तो सब यहाँ पे सिस्टम जुड़ा रहेगा और उससे विद्युत को बनाया जाएगा। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वतीय घाटियों में जहाँ प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं, वहाँ
वहाँ स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन में अधिक पाए जाते हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन का उल्लेखनीय है। अब देखते हैं परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा को आइए देखते हैं। परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ है, जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रण में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक कौन कौन हैं? अमेरिका है, यूरोप है, भारत में राजस्थान, झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। थोरियम विशाल मात्रा में केरल, मोनोजाइट बालू में पाया जाता है। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कल्पक्कम बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो परमाणु ऊर्जा का केंद्र भारत में है वो तमिलनाडु के कल्पक्कम और महाराष्ट्र के तारापुर और राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश के नरौरा और कर्नाटक में कैगा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। भूतापीय ऊर्जा ये थोड़ा सा महंगा भी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ताप ऊर्जा को पृथ्वी से प्राप्त की जाती है। भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान, जैसे पृथ्वी की जितना नीचे जाने पर क्या होता है, ताप बढ़ता जाता है और गर्म जल के झरने के रूप में प्रकट हो सकती है। यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। वर्षों से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा का खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने, नहाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूंगा घाटी में स्थित हैं। तो ये दिखा रहा है कि भूतापीय किस तरह से बनाया जाता है। इसमें भी देखिए ना, यहाँ भूतापीय विखंडन द्वारा, यहाँ जनरेटर के द्वारा फिर ऐसे किया जाता है। ये थोड़ा फिर यहाँ से जनरेटर लगा हुआ है, यहाँ से टरबाइन करके विद्युत उत्पन्न किया जाए। थोड़ा महंगा भी है ये। अगला है, ये भूतापीय ऊर्जा का इस तरह से दिखाया है, किस तरह से दिखाया है। कुओं में जल के द्वारा लगा, सब टरबाइन के जरिए काम होता है। आगे देखते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस, भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। ये दिखाया है किस प्रकार से, देखिए ये सीधे से वहीं पे बांध बना के अब किस प्रकार से इसको बनाया। उच्च ज्वार इधर रहेगा, इधर उच्च ज्वार, और फिर उसके बाद यहाँ निम्न ज्वार करके इसको टरबाइन के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ लिखा है विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। तो विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा कहाँ का बना था? फ्रांस में बना था। अब इसको देखते हैं, बायोगैस को देखते हैं। बायोगैस जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेषों, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है। इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन है और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य करें एवं ऊर्जा, मतलब ऊर्जा की बचत के बारे में बताया गया है। तो हालांकि थोड़ा लंबा चैप्टर था, बड़ा चैप्टर था, इसको हम सिर्फ पढ़ के बहुत ही जल्दी इसको
समाप्त किए हैं, क्योंकि अगर इसको और विधिवत में देखते तो ये बहुत लंबा जाता, 50 मिनट तक जाता। तो ये लगभग लास्ट टॉपिक था बायोगैस का। अब इसके बाद यहाँ पे दिखाया बायोगैस का किस प्रकार से ये टैंक बनाया है। टैंक के बाद से यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे चैम्बर बनाया है, एक चैम्बर यहाँ से बनाया है। तो इस प्रकार से उसको कंप्लीट किया है। तो ये चैप्टर यहीं से ख़त्म करते हैं, बायोगैस हो गया। अब यहाँ पे इसका क्या है, कुछ क्वेश्चन आंसर है। ये चैप्टर तो इसी के साथ यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको वीडियो हमारी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिएगा हमारे चैनल पे, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। ये आज जो है अपलोड कर दी जाएगी।